नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आपका स्वागत है। और मोटिवेशनल टॉक में आज मैं मोटिवेशनल टॉक लेके आया हूँ हमारे एक कोच साहब के साथ। तो आपको पता है हरियाणा गेम्स में नंबर 1 रहता है। अभी खेलो इंडिया के इवेंट हुआ है पंचकुला में, उसमें भी हरियाणा ने सबसे ज़्यादा मेडल लिए हैं। तो हरियाणा हमेशा खेलों में नंबर 1 रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भी क्यों ना हम एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के कोच साहब से अपनी मुलाकात कराएँ। तो आज हमारे बीच हैं हमारे नेशनल हैंडबॉल टीम के, वीमेन टीम के कोच डॉक्टर जगविंदर सिंह जी। डॉक्टर जगविंदर जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू सर। डॉक्टर जगविंदर जी जो हैं ये हरियाणा सरकार में कार्यरत रहे हैं 1983 से लेकर 2017 तक, और डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं। और ये अभी भी चीफ कोच हैं इंडियन वीमेन हैंडबॉल टीम के। तो डॉक्टर साहब, आप अपनी हरियाणा सरकार में आपकी जर्नी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, 1983 से लेकर 2017 तक। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, मैं 1983 में हैंडबॉल कोच लग गया था और फिर मैं 5 साल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी रहा हूँ और 3 साल फिर मैं डिप्टी डायरेक्टर भी रहा हूँ। और मैंने अपने हैंडबॉल गेम के लिए ही काम किया है और सारा जीवन मैंने अपने गेम के लिए और अपने कुछ सोशल एक्टिविटी के लिए लगाया है। जी। और जहाँ तक मेरा गेम था, मैं आज चीफ कोच इसीलिए हूँ कि मैंने सैकड़ों खिलाड़ी नेशनल पोजिशन ऑर्डर तैयार किए और आज के दिन मेरे 30 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय बने हैं और 4 खिलाड़ी मेरे भीमवाड़ी हैं। और मेरे को खुद भी हरियाणा सरकार द्वारा, गवर्नर साहब द्वारा मेरे को राजभवन के अंदर सम्मानित किया गया है। ये मेरे जो स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में जो मैंने वर्क किया है। तो मैं डॉक्टर जगविंदर जी के बारे में बताना चाहूँगा कि इनके फादर जो थे ये हरियाणा रोडवेज में इंस्पेक्टर थे। उससे पहले पेप्सू रोडवेज, जब पंजाब हरियाणा एक साथ होते थे, पेप्सू रोडवेज में इंस्पेक्टर थे। तो बिल्कुल ही मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार से निकले हैं और तपस्या करी है, इन्होंने स्ट्रगल किया है लाइफ में। और उसके बाद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ये कोच के पद पर नियुक्त हुए 1983 में, और 2017 में रिटायर हुए और अभी भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और अब आगे इनके जो अगले आने वाली जो पीढ़ी है वो भी अब कोच लगने जा रही है। डॉक्टर साहब, उसके बारे में बताएं। सर, मेरे करीबन 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जिसको जॉब मिली है। वो डिफरेंट महकमों में गए हैं, चाहे वो रेलवे में लगे हों, चाहे वो आर्मी में गए हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में गए हों, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगे हों और चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में लगे हों। अभी 3-4 महीने पहले मेरी खुद की तलाशी हुई 10 लड़कियां जो अभी वो जूनियर कोच लगी हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको जूनियर कोच लगाया है और मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिन बच्चों को मैंने तैयार किया वो आज मेरे उस पद पे आए हैं और बेटर है कि वो भी ऐसे ही काम करेंगे जैसे मैंने काम किया है। कोच साहब जो खुद हैंडबॉल के चीफ कोच हैं भारत की राष्ट्रीय टीम के, और इन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया बतौर कोच। तो थोड़ा अपनी इंटरनेशनल जो आप स्पर्धाएं में गए हैं एज कोच, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। हम काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने खेले हैं और मैं बहुत से टूर्नामेंटों में इंडिया की टीम के साथ गया हूँ एज ए कोच। अभी पिछले एशियन गेम जो जकार्ता में हुए थे वहाँ भी मैं इंडिया का कोच था। हमारी लड़कियों की 8वीं पोजीशन आई थी और लड़कों की 9वीं आई थी। तो हम वहाँ एक्चुअल में क्या है कि चाइना, जापान, कोरिया 3 ऐसे बड़े कंट्री हैं जो हमारे को हरा देते हैं। बाकियों को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसलिए हमारी वहाँ पोजीशन नहीं आ पाती। और पोजीशन ना आने का कारण भी मेन यही कि उन दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, हमारे पास उतनी फैसिलिटी एनवायरमेंट नहीं है। बेसिकली हमारे को इंडोर हॉल की जरूरत है। वो इंडोर हॉल हमारे इंडिया में है ही नहीं, हम तो बाहर खेलते हैं कच्चे में। उन उन कंट्रियों में इंडोर हॉल हैं, वहाँ अच्छे कोचेज भी हैं, वहाँ इक्विपमेंट भी हैं, वहाँ एनवायरनमेंट भी है, उन बच्चों को डाइट भी गवर्नमेंट भी वहाँ ज़्यादा उन पे फोकस रखती है। तो थोड़ा सा यही हमारी दिक्कत है कि हम पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं। अदरवाइज तो हैंडबॉल की बहुत ज़्यादा स्कोप है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम ठीक ही पोजीशन है, इतना वर्स्ट पोजीशन नहीं है। लेकिन अब जैसे कुछ हॉल बने हैं, अब मेरे अपने खुद के गांव में भी एक इंटरनेशनल हॉल बनने लगा हुआ है। मैं पहले नरवाना में पोस्टिंग थी, वहाँ भी मैंने एक इंटरनेशनल हॉल बनाया था। और भी इंडिया में बनने लग रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हम और भी ज़्यादा उनके अंदर प्रैक्टिस करके अपना आगे बढ़ेंगे।
तो कोच साहब ये पहले हरियाणा का ही बताएं, हरियाणा के जो खेल हैं इतने उन्नत हैं। मैं खुद हरियाणा में सर्विस कर रहा हूँ पिछले 10 साल में, तो मैंने खुद देखा कि हरियाणा सभी गेमों में आगे है। तो हरियाणा अब जैसे खेलो इंडिया में भी मेडल टैली में सबसे ऊपर आया, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे चला गया था। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा साथ साथ चल रहे थे। तो हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है, हरियाणा की ही जो हॉकी की टीम, इंडिया की हॉकी की टीम है, 9 लड़कियां हरियाणा की होती हैं। हमारे जो हॉकी की टीम में मेल भी हमारी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, सभी गेमों में हरियाणा की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है? सर, एक तो जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो जी, बहुत अच्छी पॉलिसी है और बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें प्रोत्साहन मिला है। उनको कैश अवार्ड भी मिलने लग रहा है, उनको नौकरियाँ भी मिल रही हैं, उनको मान-सम्मान, इज़्ज़त भी मिल रही है। उनको भीम अवार्ड और ये दूसरे अवार्ड भी काफ़ी उनको मिलते हैं। जी, तो सरकार की तरफ से जो इतना पैसा बच्चों को दिया जाता है या उनको एक श्योरिटी होगी नौकरी की, तो उससे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और दूसरे हरियाणा के जो वातावरण है वो जो बच्चे हैं यहाँ के वो वैसे भी तगड़े हैं। जी, उनके अंदर शरीर के अंदर उनमें गर्मी है, वो अच्छी डाइट भी लेते हैं, खान-पान यहाँ का ठीक है, ज़्यादा ग्रामीण बच्चे हैं, वो सीधे-साधे होते हैं और उनमें पूरी ताकत होती है, तो उसका भी वो अपना यूज़ करते हैं और तरीके से दोनों की बातें हैं कि बच्चों में भी दम है और है हरियाणा की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। जो ये इसका ये परिणाम है कि हम इंडिया में नंबर 1 हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर जगमिंदर जी सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे रहते हैं। नरवाना में आया हुआ था तो मेरे को पता चला इन्होंने यहाँ पे जो स्टेडियम है, नवदीप स्टेडियम, काफ़ी मशहूर स्टेडियम है, उसके शुरू से लेके बनाने से लेके अब तक ये देख-रेख में काफ़ी मदद करते रहे हैं। तो अपना सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताएँ डॉक्टर साहब? सर, मैंने सारा जीवन समाज सेवा में लगाया है और स्पोर्ट्स में लगाया है बेसिकली। मेरा ये पैशन था, इसलिए मैंने नरवाना के अंदर नवदीप स्टेडियम बनाया और मैंने छोटूराम पार्क भी नरवाना के अंदर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैंने कस्तूरबा गांधी स्कूल भी अपना सपाखेड़ी गाँव में बनवाया। मैंने अपने गाँव के अंदर एक जिम और लाइब्रेरी भी बनवाई और इस तरह का मैंने अब मेरा रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना गाँव में अपना स्कूल भी खोला है, हीरा इंटरनेशनल स्कूल। उसमें मेरा बहुत बड़ा हैंडबॉल का मैंने कोचिंग सेंटर भी उसमें चलाया हुआ है। तो ये मेरा पैशन था और मैंने ये काम किया। मेरे ऊपर ऑफिसर्स जितने भी नरवाना के एसडीएम थे या डिप्टी कमिश्नर थे जींद के, उन ऑफिसर्स का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। उन्होंने मेरे से बहुत प्यार किया, मेरे को आशीर्वाद दिया। मैंने एक्चुअल में तो उनके ही हिसाब से ही सारे काम किए और इसमें मेरे को भी इज्जत मिली और लोगों को भी एक बढ़िया चीज़ें मिली। डॉक्टर साहब आप हमारे यूथ को, जैसे विमेन हैं हमारे, आप विमेन कोच हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे हैंडबॉल के प्रति और इन जनरल गेम्स के प्रति? सर, मेरा उनको यही संदेश है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में बगैर मेहनत के सफलता पाने का। तो मेहनत ही एक मूल मंत्र है। वो अपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्किंग और होनेस्टी के साथ अपनी नौकरी है या जो भी काम उसमें करें, तो उनको 100% फल मिलेगा। मैंने खुद होनेस्टी और हार्ड वर्किंग की है, ये मैं आज आपके पास हूँ। तो डॉक्टर जगमिंदर जी ने आपको बताया कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं है किसी भी तरह का। ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही एप्लीकेबल नहीं है, ज़िंदगी के हर फ़लसफ़े में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब हैंडबॉल का जो गेम है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, कितनी, जैसे फुटबॉल है या और गेम्स हैं तो जिसमें काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहिए होती है, कुछ एक गेम्स हैं जहाँ पे फ़िज़िकल एक्टिविटी कम चाहिए होती है, जैसे शूटिंग है या और हमारी गेम में फिजिकल एक्टिविटी कम चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। तो हैंडबॉल को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? सर, एक्चुअल में बेसिकली हैंडबॉल दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट गेम है। सेकंड पास। जी सर। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडोरेंस चाहिए, इसके अंदर बच्चा पूरा स्किलफुल हो और तभी वो उस इस गेम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीडी गेम है और तभी वो अपनी अगर उसकी ज़ोरदार फिटनेस है, तो सबसे इम्पोर्टेंट उसकी फिटनेस है, तभी वो कुछ कर पाता है। अनफिट बच्चा तो खैर कोई भी गेम भी नहीं खेल पाएगा, हैंडबॉल तो दूर की बात है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सेकंड फास्टेस्ट गेम है। तो डॉक्टर साहब इंडिया में वैसे देखा जाए तो हमारे, जैसे मैं खुद भी, तो हमारे बच्चे जैसे ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं, जो क्रिकेट है, बैडमिंटन है,
या हॉकी है, जहाँ नीरज चोपड़ा जी के कारण जेवलिन थ्रो हो गया, ये पॉपुलर हो रही है गेम। तो हैंडबॉल जैसा आपने थोड़ा सा कहा, हमारी कंट्री में थोड़ा सा बैक स्टेज पे आ जाता है। सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, और सस्ता भी गेम है। अब क्रिकेट तो बहुत कॉस्टली गेम है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन बड़े कॉस्टली गेम है, बॉक्सिंग डिफिकल्ट गेम है, रेसलिंग भी डिफिकल्ट है। ये गेम एक बॉल के साथ खेला जाना है, और ये ग्राउंड इसका 40 बाई 20 मीटर होता है। कहीं भी बना सको आप, किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, गांव में, कहीं भी बना लो, छोटा सा ग्राउंड होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ स्कोप नहीं है, यहाँ स्कोप ज्यादा है। इंडिया के हरियाणा के अंदर कितना हमारे को हैंडबॉल प्लेयर को कैश अवार्ड मिलता है, बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है या दूसरे गेमों की, वहाँ ज्यादा कंपटीशन है। क्रिकेट के अंदर आना बहुत डिफिकल्ट है, इंडिया रिप्रेजेंट करना। इन गेमों में, ये नए से गेम है, इनमें बहुत जल्दी बच्चा अपने ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उसके चांस भी बढ़ते हैं। तो इस बात से डॉक्टर साहब ने जो कही, मैं इत्तेफाक रखता हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि बाकी की गेम्स, क्रिकेट बहुत कॉस्टली गेम है, उसमें एक मैच का आपको कम से कम 5000 रुपीज़ आपका रेंट का ही लग जाता है अगर आपने अच्छा मैच खेलना है। बैडमिंटन में आपकी शटल, एक शटल आपकी लगभग 200-300 रुपये की एक शटल पड़ती है, अगर आपने अच्छी शटल के साथ जो है मैच खेलना है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव गेम है हैंडबॉल, और इसमें एजिलिटी चाहिए, और इसमें आप कहीं भी इसका ग्राउंड तैयार करके आप इसको खेल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि हरियाणा के जो बच्चे हैं किस स्टेज में इसमें आ सकते हैं, कौन सी स्टेज पे शुरू करें, क्या उनकी डाइट रहे, और आप तक किसी ने अप्रोच करना हो क्योंकि हम नेशनल टीम में आना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर 8 साल की उम्र बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें नर्सरी भी देते हैं वो बच्चों को, तो वो भी 8 साल से ही स्टार्ट है। तो 8 साल का बच्चा जो हो जाता है तो उसने अपने ग्राउंड ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है जी। और जहाँ तक मेरे से कांटेक्ट करने की बात है, मेरा अपना स्कूल है मेरे गांव डुमरखा में, और वहाँ मेरा एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर भी है जहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी फ्री प्रैक्टिस है, फ्री कॉस्ट है, और मैं उसमें सारी मैंने फैसिलिटीज, उसमें हॉस्टल भी है, जिम भी है, ग्राउंड भी है। तो कोई भी बच्चा आकर के मेरे को, हैंडबॉल के तो सारे बच्चे जानते ही हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश में भी जानते हैं, तो कोई बच्चा मेरे पास आकर प्रैक्टिस कर सकता है, उनके लिए हम हमेशा ही स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे से बातचीत करने के लिए। तो आज हमारे साथ रूबरू हैं डॉक्टर जगविंदर सिंह जी। डॉक्टर जगविंदर ने बहुत ही तफसील से हमें बताया हैंडबॉल के बारे में कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे आ सकते हैं, किस प्रकार बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव गेम है, इसमें कंपटीशन आज के दिन में कम है, तो आप आगे राइज कर बड़ी जल्दी कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। तो डॉक्टर साहब, आप स्वस्थ रहें, मैं आपकी स्वस्थ रहने की लंबी आयु की कामना करता हूँ, और आप ऐसे ही सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रहें। और पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आपका स्पेशल थैंक्स करता हूँ कि आप यहाँ एक विजिट पे आए, नरवाना, उचाना और जींद में, और आपने मेरे को ढूंढा और मेरे को बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक जी, यू। नमस्कार।